हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 22 फरवरी था, लेकिन दोस्त इसे बढ़ाकर अब 1 मार्च कर दिया गया है। तो अब आपके पास यहां से लगभग 8 से 9 दिन बाकी है फॉर्म भरने के लिए। तो बिल्कुल आप सोच समझकर बिल्कुल आराम से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि दोस्त 19 फरवरी तक साइट काफ़ी व्यस्त थी। तो 19 फरवरी शाम को 6:35 पे रेलवे ने एक नोटिस भेजा, जिसमें ये कहा कि अब आप लोग 1 मार्च तक ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने स्टूडेंट साथी साइट व्यस्त के कारण फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, तो अब बिल्कुल आराम से फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके दोस्त, तो आराम से सोच समझकर सेफ जोन देखकर फॉर्म भरिए। सिंपल 10वीं पे ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो साथ ही इस बार जो नोटिस आया इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले 10वीं का मार्कशीट लग रही थी, तो इस बार भी लग रही है। आधार कार्ड लग रही है, एक सेंट्रल का जाति लग रही है, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और जीमेल आईडी होना चाहिए, और साथ ही एक फ़ोटो भी लग रहा है और आपका साइन भी लग रहा है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और आप जाकर फॉर्म भर दीजिए। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में दोस्त जो ग्रुप डी का एग्जाम 2018 में हुए थे, तो उसी का जीके प्लस साइंस का एक मिनी मॉक टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें दोस्त टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 प्रश्न में से 45 प्रश्न होने वाले हैं। ओके दोस्त, बिल्कुल। तो यहाँ से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो अपनी तैयारी आप लोग जरूर देखिएगा। जो इससे पहले हम लोग क्लास में जीके और साइंस के क्वेश्चनों करते थे, वो प्रैक्टिस सेट के प्लस प्रीवियस ईयर के सवाल होते थे, लेकिन दोस्त कंप्लीटली आज 2018 क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास इस समय सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे चली है। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्त अपने से हल करने का प्रयास आप सभी लोग करेंगे। ओके, देखिए पहला प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए दोस्त, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को, यानी पहले का दोस्त हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्त क्या दे रखा है? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो साथ ही भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो याद रखिएगा दोस्त, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली थी? तो पहली तो साथ ही 1951 से लेकर 56 के बीच चली थी। दूसरी याद रखिएगा 1956 से लेकर 61 के बीच चली थी। ओके, तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? भाई भारत के 3 चरण के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना किसने की? बताइए। तो याद रखिएगा डॉक्टर होमी भाभा ने की थी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। बताइए, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 3 मई, 10 अप्रैल या 4 जून को? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मेरे दोस्त 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जैसा कि हम लोग का टारगेट चल रहा था 22 फरवरी तक, जब तक कि आपका ग्रुप डी का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था, तो उस समय तक हमें दोस्त 2018 और 2022 के एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना था। लेकिन दोस्त अब हमें थोड़ा सा आराम से करने की ज़रूरत है। अब 1 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी अंतिम तिथि 1 मार्च तक है। तो टारगेट साथ ही ये चलेगा आप 1 मार्च तक। ध्यान देंगे आप सब लोग काफ़ी अच्छे से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। विश्व पुस्तक और कॉर्पोरेट दिवस कब मनाया जाता है? तो साथ ही विश्व पुस्तक और कॉर्पोरेट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान देंगे सभी दोस्त, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथ ही 2018 का सवाल है। तो 2018 का सवाल पूछा कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मॉरिशस में, मुंबई में, चंडीगढ़ में या कोलकाता में? तो ध्यान देंगे दोस्त, मॉरिशस में किया गया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो ऐसा कौन सा शहर जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए दोस्त, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन हैदराबाद शहर नहीं है। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान देंगे बदरुद्दीन तैयबजी थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही चैनल पे नए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? धनात्मक आवेश आयन को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्त, धनात्मक आवेश आयन को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा धनायन कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूपी रूप है? तो इनमें से कार्बन का एक अपरूपी कौन है? बताइए, हीरा, जिप्सम, चाक या संगमरमर? तो याद रखिएगा दोस्त, कार्बन का एक जो अपरूपी रूप है वो हीरा होता है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। तो साथ ही हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छे तरीके से आप याद जरूर करेंगे। 70 प्रश्न तो सबसे पहले आपको हल करना है और अपनी तैयारियों को देखना है कि आप सभी लोग 70 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। वैसे तो आपको मालूम है डेली क्लास में आपको टारगेट मिलता है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि साथ ही डेली आपको इतने क्वेश्चन में से इतना टारगेट देता है और आप उस टारगेट को बहुत अच्छी तरीके से अचीव इस समय भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आप सभी लोगों का कमेंट, आप सभी लोगों का कमेंट बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। बस ऐसी तैयारी दोस्त लगातार करते रहिए। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जब भी क्लास आपके बीच आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से क्लास ज्वाइन करके उसमें के सारे प्रश्नों को तैयार करेंगे। ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितने मांगे की जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा? बताइए दोस्त, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की थी? तो साथ ही याद रखिए टोटल 11 मांगे की थी। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कुछ इसमें तो सहमति मिल गई थी, ऑर्डर मिल गई थी, तो इसी कारण गांधी इरविन समझौते के रूप में जाने लगा था। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में पुनर्गठित किया गया है? बताइए दोस्त, भारत सरकार द्वारा कौन सी ग्रामीण आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में पुनर्गठित किया गया है? तो याद रखिए इंदिरा आवास योजना। बी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दोस्त याद रखिए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1981 में, 1969, 1976 या 1974 में? तो साथ ही याद रखिएगा 1974 में, यानी 1974 में किया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो साथ ही एक बात आपको क्लियर कर दे कि 2018 में टोटल दोस्त 73 सेट्स हुए थे, यानी लगभग हम लोग 50 सेट कंप्लीट कर लिया, 23 सेट और बाकी है। तो साथ ही डेली सुबह 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। एक बात ध्यान देंगे, और 11:30 AM पे आरपीएफ की क्लास चल रही है, तो आरपीएफ की क्लास आप जरूर लीजिए क्योंकि उसका एग्जाम शुरू है 2 मार्च से। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेशन के सवाल इस समय चल रहे हैं आरपीएफ एग्जाम के लिए। ओके, और शाम के 7 PM पे रीजनिंग क्लास चल रही है, तो आप आरपीएफ की तैयारी करें या आप ग्रुप डी का, दोनों में साथ ही सेम रीजनिंग के सवाल आने वाला, सेम टॉपिक है। एक बात आप ध्यान रखेंगे। ओके दोस्त, तो 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण कारण होते हैं? श्वसन तंत्र संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण कारण होते हैं? तो साथ ही याद रखिए वायु प्रदूषण के कारण। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन हैं? तो याद रखिए दोस्त 26 है, यानी डी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 यानी 17 दोस्त
किसका होता है बताइए। 70 नंबर का इलेक्ट्रॉन किसका हो जाएगा दोस्त, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 यानी 17 तत्व किसका होता है, कौन सा तत्व होता है, तो भाई क्लोरीन का। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, बताइए दोस्त। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए दोस्त उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या बने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था, बताइए दोस्त। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था, बता सकते हैं आप लोग। बिल्कुल सर जी 1919 में। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसी समय साथ ही रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। तो ध्यान देंगे दोस्त, इसमें मतलब कि ये आपका पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, जो कि एक पुलिस स्टेशन में मतलब कि अन्य जो मतलब कि निर्दोष थे उनको 20 लोगों को जला दिया गया था, पुलिस कर्मियों को। तो ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है, कौन आता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता आता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बताइए। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्त याद रखिएगा शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश को प्रथम स्थान दिया गया था, बताइए दोस्त। 2018 में जकार्ता में आयोजित हुआ था एशिया खेल, जिसमें किस देश को पहला स्थान दिया गया था, तो भाई चीन देश को। याद रखेंगे बी ऑप्शन चीन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24। मोपला विद्रोह किन वर्षों के मध्य हुआ था, बताइए। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था मेरे भाई, तो याद रखिएगा 1921-22 में हुआ था, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मेरे भाई साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा सर जी भारत की राजधानी नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्यालय, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो सर जी कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ध्यान देंगे सभी दोस्त, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था, तो मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था, बता सकते हैं आप लोग। अभी जस्ट हमने आपके साथ शेयर किया है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देख रहे हैं साथी 2018 के पेपर में रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे थे, तो साथी आप लोग जरूर एक बार एनालिसिस कीजिएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा कि आप सभी लोगों की कैसी तैयारी चल रही है और पिछले वर्ष के आधार पर आपका कितना स्कोर बन सकता है। जब 100 क्वेश्चनों का पेपर होगा तो आपको मालूम होगा कि रेलवे ग्रुप डी का साथ ही 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है, जिसमें से 45 क्वेश्चन जीके और साइंस के मिला के रहेंगे और 55 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग मिला के रहेंगे। यानी रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन साइंस में रहेंगे और 20 क्वेश्चन दोस्त आपका जीके जीएस और करंट अफेयर में रहेंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 90 मिनट आपके पास समय रहने वाले, 90 मिनट यानी 1.5 घंटा। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो किस पर नज़र रखता है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो साथी ये ना वायु प्रदूषण पर नज़र रखता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। एन कहाँ की मुद्रा है भाई, एन किस देश की मुद्रा है, मालदीव की, जापान की, दक्षिण कोरिया की या इंडोनेशिया के, तो भाई जापान एन की है, यानी बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि अमेरिका का डॉलर क्या है। ओह सॉरी मैंने तो खुद ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30।
निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो साथ ही किस राज्य में विधान परिषद है बता सकते हैं आप लोग। हिमाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश में किस राज्य में विधान परिषद है? तो साथ ही याद रखिए आंध्र प्रदेश में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 31। मैडम कामा द्वारा स्टर्ट घाट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? तो साथ ही मैडम कामा द्वारा स्टार्ट घाट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्त, ये इंदुलाल याग्निक द्वारा लाया गया था, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो मेरे भाई याद रखिएगा एप्पल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एप्पल आप लोग तो खाते होंगे ना, याद रखिएगा पहला भारतीय संचार उपग्रह है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? यानी कौन सा मंडल है जहां दोस्त जीवन मौजूद है? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र कहां पर है जहां जीव साथी मौजूद हैं? भाई साहब याद रखिएगा जीव मंडल में सर जी, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो इनमें से ऐसा कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? ग्रैमी, टैगोर, ऑस्कर या कौन से? तो भाई याद रखिए आप लोग ग्रैमी पुरस्कार है जो कि केवल संगीत से संबंधित है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35। सूर्य की चमक सतह क्या कहलाती है? तो मेरे भाई सूर्य की चमक सतह क्या कहलाती है बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सर जी प्रकाश मंडल कहलाती है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? 49वीं समानांतर रेखा ये किस देश के बीच की सीमा है? बताइए दोस्त, जो 49वीं समानांतर रेखा है ये किस किस देश के बीच की सीमा है? तो याद रखिए आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा है जो 49वीं समानांतर रेखा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो साथ ही देख रहे हैं एक शिफ्ट में तो केवल 20 क्वेश्चन जीके जीएस के मिलाकर आते हैं, तो इसमें साथ ही जानते हैं कि जिस शिफ्ट में जो सवाल आता है बिल्कुल उसी से रिलेटेड अगला शिफ्ट में उसी तरह सवाल आते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल एक तरह का मिला है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित, तो बताइए उस समय कौन वायसराय थे? लॉर्ड इरविन, डलहौजी, चेम्सफोर्ड या रिपन? तो साथ ही याद रखिएगा उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है इनमें से? तो याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा है। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है, बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किससे है संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए अल्बर्ट आइंस्टीन से है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? तो भाई उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से? गुलाबी, स्वर्ण, काला या धूसर? तो सर जी धूसर से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, प्लस एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? प्लासी के युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा था? तो याद रखिएगा दोस्त सिराजुद्दौला ने लड़ा था, यानी बी ऑप्शन क्या हो रही है इस सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो मेरे भाई इनमें से अदिश राशि कौन एक है? द्रव्यमान, बल, संवेग, वेग। तो याद रखिए दोस्त इनमें से आप ध्यान देंगे जो बल है, संवेग और वेग है ये दो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दो जो अदिश राशि इनमें केवल द्रव्यमान है, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रानुपाती होता है? तो साथी
किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल का नियम, गे लूसैक का नियम, या चार्ल्स का नियम, या ग्राहम का नियम? तो मेरे भाई याद रखिएगा बॉयल के नियम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? भाई बताइए, किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो साथ ही याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जैसा कि कल से स्टार्ट हो चुका है, यानी 19 फरवरी से चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो चुका है, तो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में चैंपियन ट्रॉफी से संबंधित कम से कम 1 से 2 सवाल आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल चैंपियन ट्रॉफी मतलब यदि आप लोग क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो आपको तो सब कुछ मालूम होगा, नहीं भी मान लीजिए आपको नहीं जानकारी होता तो आप जानकारी रख लीजिएगा, अच्छे से एक एक चीज़ जानकारी ले लीजिएगा। ओके, क्योंकि एक सवाल आपके पेपर में आएगा चैंपियन ट्रॉफी से। देखिए क्वेश्चन 46 है, भारत की संविधान सभा के विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत की संविधान सभा का विचार जो पहली बार दिया था वो साथी एम.एन. राव ने जीत दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? सेब से संबंधित रोग को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिए फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? बताइए दोस्त, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही जैसे फॉर्म भरने का डेट बढ़ा है ना मेरे भाई, उसी तरह जो आपका 32,438 पोस्ट ग्रुप डी की एग्ज़ाम में, तो ये भी साथ ही जरूर बढ़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि ये इतनी वैकेंसी पर ही एग्ज़ाम होगी, फॉर्म तो बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाला, लगभग आपका जाएगा साथ ही 1 करोड़ तो फॉर्म अप्लाई होगा ही होगा। तो साथ ही इसके लिए सीट भी बहुत बढ़ने वाली है, आप टेंशन नहीं ले जाएंगे, बस अपनी तैयारी अच्छी तरीके से रखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, जन शिक्षण संस्थान यानी JSS किस तत्वाधान में संचालित होता है? बताइए, जन शिक्षण संस्थान किस तत्वाधान में संचालित होता है? तो भाई कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। आपके पेपर में एक सवाल मंत्रालय से भी आएंगे, ध्यान देंगे अभी दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। प्रसिद्ध गोल गुंबज अवस्थित है किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज, तो साथ ही कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब चालू किया गया था? तो भाई किस वर्ष में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन चालू किया गया था? तो 1969 में किया गया था, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 52। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, सरदार सरोवर बांध किस नदी बनाया गया है? तो साथ ही नर्मदा नदी बनाया गया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? तो भाई किस नंबर का संविधान संशोधन हुआ कि भारत में साथ ही मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, यानी भारत के संविधान से? बताइए दोस्त, कौन से नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था मेरे भाई? तो याद रखिएगा दोस्त, ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 में, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित कौन है भाई? तो सर जी पंचायतें हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? बताइए दोस्त, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए स्वायत्तता के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था?
तो याद रखिए दोस्त 1940 में किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हर एक का प्रश्न 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी ले रहा है, इस बात को आप ध्यान देंगे। तो जो भी प्रश्न आपको मान लीजिए ना आए तो उसको स्किप कीजिए और उसे याद कर लीजिएगा। आदत अभी से डालना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी आदत होगी। टाइम मैनेजमेंट प्लस साथ ही सवालों को कैसे टैकल करना है उसके तरीकों को अभी से आप लोग फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, ओके, काफ़ी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। राई मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें क्या कहा गया है। भाई ऋग्वेद में कितने टोटल मंडल है, सीधे आपके पेपर में सवाल पूछता है। तो 1028 सूक्त हैं, तो क्या बोलते हैं सर जी, मंडल बोलते हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58, गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को क्या कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी की ढलान की गति को कहा जाता है, तो साथ ही बृहत क्षरण बोला जाता है। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधक समाज की स्थापना की। डायरेक्ट आपसे हम पूछ रहे हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, बताइए। इतना लंबा चौड़ा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो साथ ही ज्योतिराव गोविंद फुले, यदि आपके पेपर में ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था, तो ऑप्शन में भी ज्योतिराव फुले देगा, गोविंदा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज यानी सत्य साधक समाज की स्थापना की, इसलिए ज्योतिराव गोविंदा फुले पूरा नाम दिया है, ओके दोस्त। नेक्स्ट 61 बताइए, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग करके बनाया गया है। तो साथी तेलंगाना राज्य किस राज्य से अलग करके बनाया गया है मेरे दोस्त। तो सर जी जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 भाई जिलों काटकर नया राज्य को घोषित किया गया था 2000 में, तो उसी प्रकार दोस्त आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य तेलंगाना राज्य को बनाया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, तेलंगाना किस वर्ष अस्तित्व में आ गया था, बताइए किस वर्ष यह अस्तित्व में आ गया था तेलंगाना राज्य। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61, उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था। बताइए उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया था। तो साथ ही याद रखिए पैंजिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 62, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम MRTP ये किस वर्ष में पारित किया गया था। बताइए दोस्त एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो 1969 में पारित किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है। तो मेरे भाई भारतीय राज्य मकर संक्रांति जो कि पौष संक्रांति के रूप में मनाता है, तो वो राज्य दोस्त वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल है। बी ऑप्शन है आज क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 64, हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हिल स्टेशन माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है मेरे भाई। तो याद रखिएगा अरावली में स्थित है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। बताइए दोस्त भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ दिया गया था। तो सर जी ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान भाग 9 को जोड़ा गया था। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 73 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को किससे जोड़ता है। भाई इस समय प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ मेला, सभी को मालूम होगा। तो बताइए कि गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से किससे जोड़ता है। तो साथ ही प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके।
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? बताइए दोस्त, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित रखते हैं? तो सर जी मेवाती घराने से। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 68। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे? बताइए दोस्त, अशोक के जो अधिकांश शिला थे वो उत्तर पश्चिम में अरामी और ग्रीक में थे, लेकिन दोस्त अधिकांश शिलालेख भाषण में थे। किस भाषा में थे भाई बताइए? तो सर जी प्राकृत भाषा में थे, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है? तो सर जी बिहार का है। बी ऑप्शन क्या हो रहा है भाई आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली आज 2018 के मिनी मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। माउंट फूजी जापान के सबसे ऊंचा शिखर, ये किसका प्रकार है मेरे भाई? किस शिखर का प्रकार है ये? माउंट फूजी जो कि जापान का सबसे ऊंचा शिखर किस पर्वत का प्रकार है दोस्त? बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सही, ज्वालामुखी शिखर का प्रकार है। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की सेशन से, और ये सेशन कैसा लगा एक बार जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्त ये सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हल किया होगा और अपनी तैयारी को जरूर देख रहे होंगे कैसे रेलवे 2018 के एग्जामों में सवाल पूछे गए थे। ओके दोस्त, तो अब आप लोग बिल्कुल आराम से फॉर्म भरिए एकदम टेंशन फ्री होकर, लेकिन हाँ फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि लास्ट में आप लोग 19 तारीख से परेशान थे, तो अब आपको लास्ट में परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें भाई केवल आज देखिए 21 फरवरी है। तो फरवरी में यदि दिनों की संख्या की बात करें तो कि भाई 7 दिन बाकी है, क्योंकि 28 दिनों का फरवरी का महीना है। एक दिन उसमें 1 मार्च के लास्ट डेट है ही, यानी 7 से 8 दिन आपके पास है भाई। ओके, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो साथ ही आप लोग 11:30 AM पे जरूर आइएगा। उसमें आरपीएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 80 से साथ ही 90 क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। कम समय में देखने वाले अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं 11:30 AM पे। सभी लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। कोई भी साथी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट में पूछिए, आपका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो।